नमस्ते सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का स्वागत है और इस छोटी सी वीडियो में हम डॉक्टर संपूर्णानंद की जीवनी, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये MAJY मास्टर इन ज्योतिष विषय जो प्रोग्राम है इग्नू से, उसके द्वितीय वर्ष के MJY 005 से ये इकाई ली गई है जो बिल्कुल अंतिम खंड में आती है, MJY 5 के अंतिम खंड में। तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है इनका। चलिए पढ़ते हैं। और इनके कुछ रचनाएं जो 20वीं शताब्दी में लिखी गई हैं, जो आधुनिक भाषा शैली और एक जो ऑडियंस इनकी वो अलग तरह की है, मिक्स्ड है। तो देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, क्या क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। और ये इस इकाई से संबंधित एक प्रश्न भी है उसमें असाइनमेंट में, तो इसलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें हम इसके उद्देश्य देखते हैं। व्यक्तित्व से सुपरिचित होंगे, जीवन दर्शन को व्याख्यान्वित करने के में कुशल होंगे, विविध रचनाओं और विवेचित करने में दक्ष होंगे, भाषागत शैली साहित्यिक विशेषताओं को प्रकाशित कर सकेंगी, इनकी ज्योतिष शास्त्र विषयक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में समर्थ होंगे, इनकी राजनीतिक जीवन को प्रकाशित करने में कुशल होंगे। जी देखिए, बहु प्रतिभाशाली है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना। डॉक्टर संपूर्णानंद जी प्रसिद्ध राजनेता एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार तथा अध्यापक थे। इतिहास, पुराण, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा ज्योतिषशास्त्र के आप विद्वान थे। आप अच्छे लेखक भी थे। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र में आपकी विशेष अभिरुचि थी। ज्योतिर्विनोद नामक ग्रंथ आपके द्वारा संपादित है, जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्पिंडों पर आधारित है। प्रस्तुत इकाई डॉक्टर संपूर्णानंद जी के जीवन दर्शन, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं तथा उनकी ज्योतिषीय सिद्धांतों से संबंधित है। इस इकाई में आप इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में। ठीक है जी। तो 3.2 डॉक्टर संपूर्णानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रसिद्ध शिक्षाविद, समक्ष राजनीतिज्ञ और बोधगम्य साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1880 ईस्वी को काशी में हुआ था जी। उनके पिता का नाम मुंशी विजयानंद, वो भी विजयानंद थे, ये संपूर्णानंद, और माता का नाम आनंदी था, आनंदी देवी था। पूरा परिवार आनंद से ही भरा है। देखिए, आनंदी, आनंद, आनंद। पितामह सदानंद थे, बख्शी सदानंद काशी के नरेश के दीवान थे। पिता सरकारी कर्मचारी थे। आप 18 वर्ष में BMC की परीक्षा पास की। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में BMC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपनी LT ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद से किया। उन्होंने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्हें
बीकानेर बीकानेर के डूंगर कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर 1921 ईस्वी में काशी लौट आए और ज्ञान मंडल में काम करने लगे। उन्होंने इन दिनों में मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर संपूर्णानंद के राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में 16 अप्रैल 1962 को पद ग्रहण किया और 15 अप्रैल 1967 तक इस पद पर आसीन थे रहे। आपका जन्म 1 जनवरी 1891 को हुआ। क्वींस कॉलेज बनारसी में पढ़कर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने इलाहाबाद के ही प्रशिक्षक महाविद्यालय से LT की परीक्षा पास की और 20 वर्ष की अल्पायु में स्टाफ ऑफ लंदन मिशन हाई स्कूल बनारस में अपने शिक्षक करियर का की शुरुआत की। क्यों दोबारा क्यों लिख रहे हैं? वर्ष 1918 से 1921 तक आप डूंगर महाविश्वविद्यालय में प्राचार्य रहे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आपने पद त्याग कर दिया और गिरफ्तारी दी। वर्ष 1922 में आप दर्शन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में काशी विद्यापीठ में जुड़े और वर्ष 1946 तक यहाँ रहे। इस दौरान आप राजनीति में भी सक्रिय रहे और कई बार जेल गए। 1922 वर्ष में ईस्वी में आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। आप 3 बार उत्तर प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। 1926 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। आप श्री गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व में शिक्षा मंत्री थे। आज़ादी के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा, वित्त, गृह और श्रम मंत्री रहे। आप वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1960 तक इस पद पर रहे। आप इतिहास, दर्शन शास्त्री, समाजशास्त्र, गणित एवं खगोल विज्ञान की अच्छे ज्ञाता थे। आप हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक हुए भी फ्रांसीसी भाषाओं के में पारंगत थे जी। आपने दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य के में उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में आपकी कृति समाजवाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 18 भाग वाले हिंदी साहित्य का इतिहास में आप मुख्य संपादक रहे। नैनीताल में स्थित वेधशाला में जो वर्तमान में सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर के रूप में कार्यरत है, उसकी खगोल विज्ञान के प्रति रुचि की देन है। अच्छा, राजनीतिक जीवन तो हमने ऊपर ही देख लिया था, फिर भी 1936 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम पंक्ति में के सैनिक के रूप में सेवा करने के बाद वहीं आप पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। जब कांग्रेस प्रशासन की स्थापना हुई, वे 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने, और 1960 ईस्वी में मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद छोड़ दिया। उन्हें 1962 में राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1967 में राज्यपाल पद से मुक्त होने के बाद वे काशी लौट आए और काशी विद्यापीठ के कुलपति के रूप में मरते दम तक कार्य किया। इस साहित्यिक तपस्वी की मृत्यु 10 जनवरी में ही हुई थी। 1969 ईस्वी को काशी में हुई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद एक उत्कृष्ट विद्वान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अपने समान अधिकार प्राप्त था।
धारा प्रवाह उर्दू फारसी भी बोलते थे। विज्ञान, दर्शन और योग उनके पसंदीदा विषयों में से थे। वे इतिहास, राजनीति, ज्योतिष में भी पारंगत थे। इस तथ्य के बावजूद कि वे राजनीतिक गतिविधियों में तल्लीन थे, जी, उनका अध्ययन कार्यक्रम वही रहा। वे 1940 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने समाजवाद कार्य के साथ साथ सम्मेलन के सर्वोच्च सम्मान साहित्यवान वाचस्पति के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में से मंगला प्रसाद पुरस्कार जीता। वे काशी नगरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष और उनके संरक्षक भी थे। डॉक्टर संपूर्णानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं, उन्होंने शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा, कला और साहित्य के लिए बहुत अच्छे काम किए। इनका योगदान वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय है। हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने विभिन्न विषयों पर लगभग 25 रचनाएं लिखी, साथ साथ कई फुटकर रचनाएं भी की। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। निबंध संग्रह चिद्विशाल, अंतरिक्ष यात्रा, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, ज्योतिर्विनोद, फुटकर निबंध, ये निबंध जीवन और दर्शन जीवनी, देशबंधु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, राजनीति और इतिहास, मिस्र की राज्य क्रांति, सम्राट हर्षवर्धन, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, जी, भारत के देशी राज्य, चीन की राज्य क्रांति आदि, धर्म ग्रंथ, गणेश, ब्राह्मण सावधान में लिखा है उन्होंने। देखिए, नासदी सूक्त की टीका, अन्य रचनाएं, व्रात्यकांड, अंतरराष्ट्रीय विधान, स्फुट विचार, भारतीय सृष्टि क्रम विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, अधूरी क्रांति, वेदार्थ प्रवेशिका, वेद अर्थ प्रवेशिका, ठीक है, वेदार्थ प्रवेशिका, ठीक है, ये तो सही, तो पढ़ने लगे। भाषा की शक्ति और अन्य निबंध, पुरुष युक्त आदि, ठीक है। भाषा शैली इनकी देखिए, भाषा शैली इनका लेखन स्वच्छ, परिष्कृत और साहित्यिक प्रकृति का है। उन्होंने समझदारी से जानकारी पेश की है। उनकी शैली को विचारोत्तेजक, व्याख्यात्मक और विषय को चित्रित करने में संदर्भ में दृढ़ता से केंद्रित किया जा सकता है। आपके विचार से उनके स्वायत्त और मौलिक विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। भाषा विषय विशिष्ट और संवादी है। ठीक है, विषय विशिष्ट होना भी चाहिए। वाक्य का नियम संक्षिप्त, ठीक है, और लेकिन प्रवाह और तीव्रता हर जगह मौजूद है। दार्शनिक मुद्दों को चित्रित करने के लिए व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। भाषा समझने में आसान और सौम्य है। उदाहरणों के प्रयोग करते हुए इस मुद्दे को आप स्पष्ट करने का प्रयास आपने किया है। विचारात्मक शैली भी है इनकी। इस शैली के अंतर्गत अनेक स्वतंत्र एवं मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा विषयानुकूल एवं महत्वपूर्ण है। वाक्यों का विधान लघु है, परंतु प्रवाह और ऊर्ज सर्वत्र विद्यमान है। व्याख्यात्मक शैली, दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और संयत है। सरल और संयमित उदाहरणों के प्रयोग द्वारा विषय को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।
ओजपूर्ण शैली, इस शैली में उन्होंने मौलिक निबंध लिखे हैं। ओज की प्रधानता है, वाक्यों का गठन सुंदर है और भाषा व्यवहारिक है। इसकी शैली सबल, सजीव, साहित्यिक और प्रौढ़ और प्रांजल है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। गंभीर विषयों के विवेचन में भाषा विषयानुकूल हो गई है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग प्राय नहीं किया गया है। शब्दों का चुनाव भावों के अनुरूप किया गया है। भाषा में सदैव प्रवाह, सौष्ठव और प्रांजल दृष्टिगोचर होती है। साहित्यिक विशेषता, उन्होंने इस तरह अद्वितीय लेखन किया है। ओज सबसे आम है, वाक्य रचना सुंदर है, भाषा उपयोगी है, उनका भाषण शक्तिशाली, जीवंत, साहित्यिक, परिष्कृत है और वाक्पटु है। समान अर्थ वाले संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक बार किया गया है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए भाषा विषयगत रूप से गंभीर हो गई है। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग बहुत कम होता है। शब्दों को भावनाओं और व्यक्त विचारों के आधार पर चुना गया है। जी, भाषा तरलता, कोमलता और लालित्य से भरी है। डॉक्टर संपूर्णानंद का ज्योतिषीय विषय का सिद्धांत। देखिए, संसार के समस्त विद्वानों में ज्योतिष पुराना है और विद्वानों के संबंध में ये कहा जा सकता है कि इनको अमुक समय में अमुक व्यक्ति ने विज्ञान रूप से अध्ययन किया है, परंतु ज्योतिष के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। असभ्य से असभ्य जातियों ने भी भूयो अनुभव और भूयो दर्शन के द्वारा ज्योतिष के दो एक सरल सिद्धांतों का पता लगा लिया है। चाहे वे उनको वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कह सकें, न कह सकें तो न कह सकते हो। आबाल वृद्ध सभी को ही ज्योतिषीय घटनाओं का साक्षात अनुभव होता है। सूर्यचंद्र और तारागणों का उदयास्त सूर्य और चंद्र ग्रहण, केतु दर्शन उल्कापात, ये दिग्विजय मूर्ख और पंडित दोनों के हृदयों में मुक्त कर देते हैं। ज्योतिष के अध्ययन में एक ऐसा सुभिता है जो और विज्ञान अंगों में नहीं है। इसके लिए बहुमूल्य यंत्रों, विस्तृत और सुसज्जित प्रयोगशालाओं और कठिन प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ज्योतिष के संबंध में भी यंत्र आदि होते हैं, पर उनकी आवश्यकता विशेषता है इन लोगों को है जो नूतन आविष्कार करना चाहते हो या इस विषय के पूर्ण आचार्य होना चाहते हैं हो। साधारण मनुष्य को यह सब कुछ भी नहीं चाहिए। प्राचीन काल में के ज्योतिषियों ने बहुत से आविष्कार बिना किसी यंत्र के कर लिए थे। बिना किसी यंत्र के लिए थे। मनुष्य को यदि धैर्य हो तो वह अब भी बहुत सी नई बातों का पता लगा सकता है। आकाश की प्रयोगशाला में ग्रह तारा आदि निर्णय तत्व स्वयं हमारे सामने आते हैं। मानो हम से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी परीक्षा करें। यदि इतने पर भी हम उनको कहा गया
आकाशरूपी प्रयोगशाला में, ठीक है। मानो हम उनकी प्रार्थना करें कि उनकी परीक्षा करें, यदि इतने पर भी हम उनको आँख उठा कर न देखें तो वे हमारा ही दोष है। जो मनुष्य सांसारिक झगड़ों में इतना उलझा है कि उसे अमृतस्रावी सरचनंद विभूषित या तारा जटिल आकाश की ओर देखने का अवकाश नहीं मिलता, उसका जीवन वस्तुतः नीरस है। इस विषय वह ईश्वर के लिए के दिए हुए आनंद के स्रोत में या हठात परांगमुख हो गया है, परंतु जैसा कि माउंडर्स कहते हैं, छोड़ो। Do you like to see spread out before them night after night the glory of heavens, and to read the page where every letter is glittering word, to whom that high completion never fails to bring a certain joyful come। ओके जी, अर्थात इस समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रति रात्रि आकाश कि उस श्री को जो चारों ओर फैली हुई है देखने में, और उस पुस्तक को जिसका प्रत्येक अक्षर एक चमकता हुआ जगत है पढ़ने में आनंद मिलता है, और जिनको इस उन्नत निरीक्षण से सदैव एक प्रकार की सुखमय शांति प्राप्त होती है। वह मनुष्य जो शीघ्र इन्हें भाग्यशाली व्यक्तियों की शैली में नहीं मिलता, अपने को व्यर्थ एवं अलौकिक सुख से वंचित कर रहा है। परंतु ज्योतिष में हमको केवल मानसिक सुख ही नहीं मिलता, परंतु आदि भौतिक लाभ भी होते हैं। हमारा समय विभाग ज्योतिष पर ही निर्भर है। यदि हमको ज्योतिष का ज्ञान न हो तो हम अपने धार्मिक और सामाजिक उत्सवों को ठीक प्रकार से न बना सकेंगे, कोई वार्षिक कृत्य उचित समय पर न हो सकेंगे, व्यवहार अनिश्चित हो जाएंगे और सभ्य शासन न हो सकेगा। कृषक लोग भी अपने काम पर भर ज्योतिष जानते हैं, अपने काम के लिए ज्योतिष जानते हैं। वे जानते हैं कि किस मास के किस नक्षत्र में वृष्टि अच्छी होती है, और इसलिए उनको कम बीज वपन करना चाहिए। यदि ज्योतिष के इस उपयोगी तत्वों का प्रचार न हो तो कृषक का अधिकांश परिश्रम निष्फल हो जाएगा। ज्योतिष के दो विभाग हैं। पहला तो वे दृष्ट विषयों से संबंधन रखता है। किसी खगोल वर्गीय पिंड को बार बार देखकर उसके संबंध में बहुत सी बातें गणित द्वारा बतलाई जा चुकी हैं, इसलिए इसको गणित ज्योतिष कहते हैं। दूसरा विभाग फलित ज्योतिष कहलाता है। इस ज्योतिष शास्त्राचार्यों का यह कथन है कि ग्रहों और उपग्रहों की गति का मनुष्य के प्रारब्ध के साथ एक प्रकार का संबंध है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल इत्यादि जिन जिन स्थानों में थे उनका ज्ञान होने से उस व्यक्ति के जीवन के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती हैं। आजकल वाले ज्योतिष को झूठा समझना और उसकी निंदा करना एक प्रकार का फैशन का यह सर्वोपरि प्रथा हो गई है। इसका मूल कारण यह है कि अच्छे फलित ज्योतिषविद्ता कब मिलते हैं। वे शास्त्रियों के अभाव में शास्त्र झूठा नहीं कहा जा सकता। मुझे फलित ज्योतिष में कोई बात
युक्त नहीं देख पड़ती दिख अस्तु। जो जो कुछ हो, इस पुस्तक में केवल गणित ज्योतिष का विषय लिया गया है, क्योंकि यही फलित का भी, चाहे वह सत्य हो या असत्य, मूल है, वह मूल है। ठीक है, परंतु केवल पुस्तक पढ़ने से ज्योतिष नहीं आ सकती, समझी जा सकता कि जिसको ज्योतिष के तत्वों से अभिन्न बनना हो, उसे नियम पूर्वक कुछ काल दिशावलोकन में व्यतीत करना चाहिए। खेद की बात है कि हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े ज्योतिषी साधारण तारों एवं ग्रहों को नहीं पहचानते। उनके नाम तो वे पुस्तकों से रट लेते हैं, परंतु आंस आंख उठाकर उनको देखने का प्रयत्न नहीं करते। वे यह नहीं सोचते कि जिस प्रकार हमारे पंथकारों ने इन पिंडों को देखा था, उसी प्रकार हम भी देखें। यदि कोई मनुष्य थोड़े से भी धैर्य से काम ले, तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि ज्योतिष से उनको एक अनुमान मानसिक, हार्दिक और आत्मिक लाभ हो सकता है। पृथ्वी, कई कारणों पर हमको पृथ्वी का विचार सबसे पहले करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह तारों और ग्रहों से सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसका परिणाम बहुत ही छोटा है, परंतु हम इसमें औरों की अपेक्षा अधिक परिचित है जी। और इसके संबंध में हमको जो कुछ ज्ञात है, उसकी सहायता से हम अन्य खगोलवर्ती पिंडों की अवस्था को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यही हमारा मुख्य वेधालय है। इसी पर बैठे बैठे हम सब तारों और ग्रहों को क्षम्यता देखते हैं। इसी पर सवार होकर हम अन्य पिंडों के कभी तो निकट जाते हैं और कभी उनसे दूर हो जाते हैं। अतः सबसे पहले इसी का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आचार्य कि इसका परिणाम बहुत छोटा है। इसका व्यास 9000 मील अर्थात 4 सहस्त्र कोस से भी कुछ कम है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम ऊपर तल से खोदते हुए पृथ्वी के केंद्र तक चले जा सके तो 2000 कोस से भी कुछ कम चलना पड़ेगा, और इतना ही और चलकर हम दूसरी ओर पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। इस गणना से के अनुसार इसका घनफल लगभग कितना होगा? 33 अरब 40 करोड़ हो जाए। सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख 33 अरब 40 करोड़ घनकोश हो जाएगा, जिसका जितना स्थान कोई वस्तु घेरती है उसका उतना घनफल कहते हैं। ठीक है, समझ में। हाँ, इसके आकार के संबंध में प्राचीन काल के विवाद चला जाता है। काल से विवाद चला आ रहा है, ऐसा है क्या? बहुत से लोग इसको चिपटी समझते थे, परंतु प्राचीन काल में विद्वानों ने भी थोड़े से विचार से उपरांत यह निश्चय कर लिया कि यह चिपटी नहीं, प्रत्युत गोल है। भूगोल शब्द की ही इस बात का प्रमाण है। भूगोल की प्रारंभिक पुस्तकों में पृथ्वी की गोलाई के अनेक प्रमाण दिए रहते हैं। अब आजकल सिवाय अशिक्षित पुरुषों
अशिक्षित पुरुषों के और कोई इसे चिपटे नहीं कहता। अच्छा, परंतु गोली कई प्रकार की होती है। गेंद भी गोल होता है, अंडा भी गोल होता है, नारंगी भी गोल होती है। पृथ्वी के आकार में किस प्रकार की गोलाई है, इस विषय में बहुत मतभेद है। बहुत लोग इसकी नारंगी के से तुलना करते हैं। अभी तक यह विषय निर्विवाद रूप से स्थिर नहीं हो सका है, पर इतना निश्चय है कि पृथ्वी गेंद के समान गोल नहीं है। प्रत्युत कुछ अंड गोलाकार है और अपने उत्तर और दक्षिणतम स्थानों पर जिनको की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, कुछ दबी हुई है। ठीक है। ज्योतिषी किसी पुस्तक में पृथ्वी की विस्तृत भूगोल देने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय का ज्ञान कराने वाले अनेक पुस्तकें हैं। यद्यपि नदी, पर्वत, ज्वालामुखी, समुद्र आदि के बनने बिगड़ने को का ज्योतिष से भी बहुत कुछ अंतरंग संबंध है, परंतु इन बात का विचार हम पीछे करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ पर हम पृथ्वी की गति का विचार कराना चाहते हैं। पृथ्वी ग्रह है। ग्रह उस खगोलवर्ती पिंड को कहते हैं जो किसी अन्य स्थिर खगोलवर्ती पिंड के चारों ओर घूमता है। वह पिंड जो स्थिर है, अर्थात जो स्वयं किसी अन्य पिंड की परिक्रमा नहीं करता, तारा कहलाता है। ग्रह शब्द के प्रयोग में सावधानी से काम लेना चाहिए। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को ग्रह तो माना है, इसके साथ साथ सूर्य को भी ग्रह बतलाया है। आधुनिक विज्ञान सूर्य को तारा की श्रेणी में रखता है और पृथ्वी को उसका एक ग्रह बतलाता है। पृथ्वी के ग्रह होने के कई प्रमाण दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ का उल्लेख आगे दिया जाएगा। इस ज्योतिर्विनोद ग्रंथ में इस बात का निर्विवाद माना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस परिभ्रमण के अतिरिक्त पृथ्वी में एक प्रकार की और गति है। यह बतला चुकी है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी सिरों को उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक रेखा खींची जाए तो वह पृथ्वी के केंद्र में से होती हुई दोनों ध्रुवों को मिला देगी। अच्छा, यद्यपि वस्तुतः ऐसी कोई रेखा खींची नहीं हुई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की एक रेखा कल्पित कर ली है। ये रही, ठीक है जी। इसको पृथ्वी अच्छा भ्रमणाक्ष कहते हैं। भ्रमणाक्ष कहने का कारण यह है कि पृथ्वी सदैव इस कल्पित रेखा के चारों ओर घूमना करती है। आपने बालकों को लट्टू घुमाते देखा होगा। जिस प्रकार लट्टू अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। दिन रात का विषय इसी घूमने पर निर्भर करता है। जी जी, सही बात है। तो जो इधर पड़ेगा सूर्य की तरफ वो दिन होगा, जो इधर चंद्र जो इसके पीछे पड़ेगा वो अंधकार। तो ये होता। ऊपर के चित्र को देखिए। पृथ्वी एक भाग सादा बना हुआ है, उसके सामने बड़ा पिंड है जिसका नाम सूर्य है। दूसरी ओर छोटा पिंड है जिसका नाम चंद्रमा। मान लीजिए कि दिन के किसी समय सुविधे के लिए दोपहर के उपरांत सुविधा के लिए है यह सादा भूभाग, ये वाला
सूर्य के सामने है, पृथ्वी तो घूम रही है। धीरे धीरे यह भाग सूर्य के सामने से हटने लगेगा और यहाँ संध्या होने लगेगी। साथ ही साथ यह ज्यों-ज्यों सूर्य के सामने से हटता जाएगा, चंद्रमा के सामने आता जाएगा, वहाँ तक कि थोड़ी देर में सूर्य पूर्णतया अदृश्य हो जाएगा और इस भाग में रात हो जाएगी। परंतु पृथ्वी के घूमने से यह धीरे धीरे चंद्रमा के सामने से भी छूटता जाएगा और ज्यों-ज्यों सूर्य की ओर आता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार यहाँ सवेरा हो जाएगा और धीरे धीरे जब यह सूर्य के ठीक सामने होगा, दोपहर होगी। यहाँ दोपहर इसी प्रकार नित्य प्रति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात का क्रम चलता रहता है। एक कल्प के सामने एक गेंद रखकर उसको धीरे धीरे घुमाने से यह बात सरलता से समझ में आ सकती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते देख पड़ते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि हम जब किसी ओर को जाते हैं तो पास की स्थिर वस्तुएं हमसे उल्टी ओर जाती प्रतीत होती। इस घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे 48 मिनट लगते हैं। जो तारा जिस स्थान पर हमको आज दिखाई पड़ता है, उतने काल के पीछे वह फिर वहीं पर होना चाहिए। इसलिए मिनटों को छोड़कर सुविधा के लिए 24 घंटे का दिन रात मानते हैं। अच्छा, जिसमें से लगभग 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात्रि होती है। जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे यह समझना चाहिए कि चंद्रमा गतिहीन है और स्थिर है। चंद्रमा में भी एक प्रकार की गति है, परंतु चंद्रमा का रात को देख पड़ना और प्रति रात्रि पूर्व से पश्चिम की ओर चलना पृथ्वी के अक्ष भ्रमण के कारण होता है। अच्छा, अब हम फिर गति का विचार करेंगे, जिसका कथन पहले हो चुका है, अर्थात पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना। इस परिक्रमा में पृथ्वी का लगभग 365 दिन लगते हैं। परिक्रमा में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। इस इतने समय को साल या वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा ठीक उसी स्थान पर आ जाती है जहां वह पहले थी। उसकी प्रगति प्रति सेकंड 19 मील या 9 कोस है। इस गणना से पृथ्वी एक दिन में 9,460 गुणे 60 गुणे 24 या 7,77,500 कोशिश के लगभग चलती है और एक साल में इसका लगभग 365 गुणा अवकाश तय करती है। आकाश में पृथ्वी जिस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कोई वास्तविक सड़क नहीं है, किंतु यह एक कल्पित रेखा है जिस पर पृथ्वी चलती है। परंतु साधारण दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसी क्रांति वृत्त पर होकर चलता रहता है। ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है और आगे दिए हुए चित्र से समझ
में आ सकता है। इसमें सूर्य स्पष्ट नहीं है, फिर भी सूर्य के लिए और प्री पृथ्वी के लिए लिखा गया है। सूर्य प्री, सु और प्री के साथ संख्या 1 2 3 लगा दी गई हैं। वे स्थान भेद बतलाने के लिए हैं और रेखाओं के द्वारा वे दिशाएं बतलाई गई हैं जिसमें सूर्य देख बढ़ता है। जिस समय पृथ्वी पृ 1 पर हो है तो सूर्य 1 पर देख पड़ेगा। जब पृथ्वी 2 पर होगी तो सूर्य भी 2 पर होगा, देख पड़ेगा। जब पृथ्वी 3 पर होगी तो सूर्य 3 पर होगा। इसी प्रकार सूर्य पृथ्वी की गति के कारण क्रांतीय वृत्त पर घूमना प्रतीत होता है। ठीक है। घूमते समय सूर्य अनेक तारा समूहों के सामने पड़ जाता है और तारा समूह के साथ सूर्य अनेक तारा समूहों के सामने पड़ जाता है और तारा समूह मतलब नक्षत्र है। और उसमें से होकर निकलता हुआ प्रतीत होता है। इन समूहों को सुविधे के लिए बाहर समूह मुख्य मुख्य लिए गए हैं क्योंकि इनमें से एक से दूसरे में जाने से सूर्य को बराबर समय लगता है। यह समय एक मास में के लगभग होता है। इन मुख्य तारा समूहों को राशि कहते हैं और राशियों के समूह को राशि चक्र कहते हैं। इन राशियों के नाम ये हैं। ठीक है जी। क्या क्या नाम है? मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो एरीज मैंने ऐसे पढ़ दिया, आप ऐसे पढ़ दिया, ऐसे पढ़ दिया। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क 4 होंगे और ये हो गए। ये 4 मतलब 4 3 ग्रुप बन रहे हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 3 ग्रुप हो गए। इतना स्मरण रखना चाहिए कि चैत्र के महीने में सूर्य का प्रवेश मेष राशि में होता है और फिर क्रमशः एक महीने में एक राशि से दूसरे राशि में गमन होता है। उस ऊपर जो चित्र पृथ्वी के मार्गों को का बनाया है वह है गेंद के समान गोल है। वस्तुतः क्रांति वृत्त का आकार गोल नहीं प्रत्युत दीर्घ वृत्त अर्थात अंडे का सा है। इस वृत्त के केंद्र पर नहीं प्रत्युत एक नाभि पर सूर्य है। इससे स्पष्ट है कि कभी तो पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के निकट आ जाती है और कभी दूर चली जाती है। आकर्षण सिद्धांत के अनुसार इसका विवरण आगे होता है। जब सूर्य निकट होता है तो पृथ्वी की गति कुछ बढ़ जाती है और जब सूर्य दूर होता है तो गति कुछ धीमी हो जाती है। भिन्न भिन्न समयों पर सूर्य और पृथ्वी की आपेक्षित स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट हो जाएगी। इसमें सूर्य स्थिर है और पृथ्वी के साथ संख्या लगाकर भिन्न भिन्न समयों पर पृथ्वी का स्थान बतलाया गया है। ना इस वृत्त की दूसरी नाभि है और के केंद्र है। पृथ्वी के घूमने के संबंध में इतना स्मरण रखना चाहिए कि उसका अक्ष उसके क्रांति वृत्त के ऊपर लंब रूप में स्थित नहीं है। जब एक सरल रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब रूप में स्थित होती है तो उसके दोनों ओर जो 2 समकोण बन जाते हैं जैसा नीचे दिया गया है, ये चित्र में है। ठीक है, समकोण 90 इसका। इसमें क ख रेखा ग घ
पर लंब रूप में स्थित है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कोण है वे समकोण है, परंतु पृथ्वी के अक्ष और क्रांति वृत्त में समकोण नहीं बनता। इन दोनों के बीच में कोण समकोण के 2/3 के कुछ अधिक अर्थात 67 अंश का लगभग है। एक 90 अंश टुकड़ों में विभक्त कर एक एक टुकड़े का एक एक अंश कहते हैं। ठीक है, नीचे चित्र से यह बात समझ में आ जाएगी। उस पृथ्वी का अक्ष है और का वृत्त क्रांति वृत्त रेखा, बीच में सीधी रेखा भूमध्य रेखा है। इन दोनों बातों को स्मरण रखने से अर्थात पहले तो यह कि पृथ्वी का मार्ग अंडे के समान एक दीर्घ वृत्त है, और दूसरे यह कि इस वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच में समकोण नहीं बनता। इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात ऋतु परिवर्तन को समझ सकते हैं। पहला स्थान दिसंबर के महीनों में है और इस महीने में पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अतः इस महीने में गर्मी सबसे अधिक पड़ती है। परंतु जैसा कि मानचित्र में विदित होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर का सभी भाग अक्ष के टेढ़े होने के कारण सूर्य की ओर से हटा हुआ है, इसलिए इन दिनों सर्दी पड़ती है। सूर्य भी इस ऋतु सदैव भूमध्य रेखा के नीचे पड़ता है, अर्थात प्रकाश की किरणें भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर से आती हैं। इसी को संस्कृत में सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। इसमें संस्कृत का क्या महत्व है? ठीक है, यह दशा भूमध्य रेखा के उत्तर के देशों की है। दक्षिणी देश जैसे दक्षिणी अमेरिका में इन दिनों बड़ी कड़ी गर्मी पड़ती है, क्योंकि एक तो वे सूर्य के सामने होते हैं और दूसरे निकट। 21 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। दिन के छोटे होने के कारण यह है कि ज्यों-ज्यों अक्ष सूर्य के सामने से हटता जाता है, सूर्य भूमध्य रेखा के नीचे छूटता जाता है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए देर से दिखाई पड़ती है और जल्दी छुप जाती है। यह स्मरण रहे कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करने के साथ ही अनेक अक्ष पर भी घूमती जाती है। दूसरे स्थान वह यह है जहाँ पृथ्वी मार्च मास में पहुँचती है। इस स्थान में सारी पृथ्वी पर वसंत ऋतु होती है, क्योंकि पृथ्वी का प्रायः सब ही भाग सूर्य के सामने होता है। सूर्य भूमध्य रेखा के सामने से निकलता है। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा स्थान यह वह है जहाँ पृथ्वी जून मास में पहुँचती है। इस समय इसका उत्तरी आधा भाग सूर्य के सामने होता है और दक्षिणी आधा भाग सूर्य से हटा हुआ, इसलिए उत्तरी भाग में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी भाग में सर्दी। परंतु दक्षिण की सर्दी उत्तर की कड़ी से कड़ी होती है। अच्छा, क्योंकि एक तो वे देश सूर्य से हटे हुए हैं और दूसरे पृथ्वी सूर्य के अत्यंत दूरी पर। इन दिनों सूर्य सदैव भूमध्य रेखा के उत्तर रहता है, अर्थात प्रकाश की किरणें उत्तर से आती हैं। इसी को सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। ज्यों-ज्यों सूर्य द्वितीय स्थान से तृतीय स्थान की ओर बढ़ता जाएगा, दिन भी स्वभावतः बढ़ता जाएगा। 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है, चौथे स्थान
वह है जहाँ पृथ्वी सितंबर में पहुँचती है। यहाँ यह हमारे यहाँ की वर्षा ऋतु या वर्षा का अंत तथा शरद का आरंभ। इस समय भी सारी पृथ्वी पर बड़ी ही मनोहर ऋतु होती है। 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस ऋतु में भी सूर्य भूमध्य रेखा के सामने होता है। ऋतु परिवर्तन की यह सरल व्याख्या है। इस परिवर्तन का प्रधान कारक पृथ्वी का परिभ्रमण है। इसके अतिरिक्त कुछ और गौण कारण भी है जिनका संबंध भौतिक विज्ञान से है। यहाँ केवल प्रधान ऋतुओं का वर्णन किया गया है। एक ऋतु से दूसरे के बीच में जो जो क्रम प्राप्त परिवर्तन होंगे उनका समझना कठिन नहीं है। पाठकों ने सुना होगा कि कहीं कहीं 6 महीने तक दिन रात होते हैं। यह बात चित्र में समझ में आ सकती है। जिस समय पृथ्वी पहले स्थान के लगभग होती है, उत्तरी ध्रुव सूर्य से सदैव हटा रहता है। जो स्थान भूमध्य रेखा के से जितना ही उत्तर होगा, उसमें उतना ही प्रकाश कम देर तक पहुंचेगा। यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश का एकमात्र अभाव होगा और वहाँ लगभग 6 महीने तक रात होगी। इसी समय दक्षिणी ध्रुव में बराबर दिन होगा 6 महीने का। परंतु जब पृथ्वी तीसरे स्थान पर पहुंचेगी तो जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना उत्तर होगा उसमें उतना ही प्रकाश अधिक देर तक पहुंचेगा। यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के लगभग दिन रहेगा। उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर बराबर रात रहेगी। अब जैसा कि ऋतुओं के संबंध में कहा जा चुका है कि सर्दी के दिनों में सूर्य पृथ्वी के निकट और दक्षिणायन होता है। ये बात पृथ्वी के ऊपरी भाग के लिए जिसमें हम लोग हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूर्य से उल्टी दिशा में अर्थात उत्तर की ओर होता है एवं हमको उससे प्रकाश अधिक मिलता है। किंतु गर्मी में सूर्य पृथ्वी से दूर और उत्तरायण होता है, अतः चंद्रमा दक्षिणायन होता है, इसलिए हमको उससे प्रकाश कम मिलता है। इसका रंग भी पूर्ण स्वच्छ नहीं होता। पृथ्वी की गति के संबंध में केवल एक बात और ध्यान रखने योग्य है। ऋतुओं के परिवर्तन के संबंध में जो कारण दिया गया है उससे यह प्रकट होता है कि पृथ्वी का अक्ष सदा एक ही ओर झुका रहता है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि यदि वह अपना झुकाव परिवर्तन कर दे तो उसमें और क्रांतिवृत्त में 67 अंश का कोण है, यह परिवर्तित हो जाएगा और ऋतुओं के क्रम बिगड़ जाएंगे। इस कल्पित अक्ष के उत्तरी सिरे के ठीक सामने जो तारा है उसे ध्रुव तारा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर उसी अक्ष पर घूमती है। इसी से ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव तारा आकाश में निश्चित है और निश्चल स्थिर है और अन्य सब तारे पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी परिक्रमा करते हैं। परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि अक्ष अपनी दिशा को कभी परिवर्तित नहीं करता ही नहीं। वैज्ञानिकों का यह सिद्धांत है कि धीरे धीरे अक्ष अपनी दिशा को बदल रहा है। जो कोण पहले उसमें और क्रांतिवृत्त में बनता था वह अब नहीं है और कुछ काल में यह कोण भी न रहेगा। परंतु इस स्नेह परिवर्तन
का फल सहस्त्रों वर्ष में दिख पड़ता है, 2000 साल में दिखता है। कुछ ज्योतिर ज्योतिषियों के गणित द्वारा यह निश्चय किया गया कि पृथ्वी का अक्ष एक छोटा सा 25,000 सा गोला छोटा सा गोला बना रहा है और 25 सहस्र वर्ष से पीछे अपने स्थान पर फिर आ जाता है। हरि ही ओम। सारांश पढ़ते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी के प्रकांड पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के ज्ञाता, मर्मज्ञ साहित्यकार, गंभीर विचारक एवं जागरूक शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य में इनका जो स्थान है वह कदापि भुलाया नहीं जा सकता। लेखक के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद ने गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने लगभग 45 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से प्रायः हिंदी भाषा में है। गांधी जी से की पहली जीवनी कर्मवीर गांधी नाम से डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ही लिखी थी। जो डॉक्टर संपूर्णानंद की भाषा के विषय में अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है वह है दार्शनिक और विवेचनात्मक निबंधों में संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग करते थे। सामान्यतः उनके निबंधों में सरल सहज भाषा का प्रयोग हुआ। आपने ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख स्थानों को प्रतिपादित किया। आपके द्वारा ज्योतिष शास्त्र के विषय प्रतिपादन विषय में ज्योतिष का महत्व, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सौर चक्र, बुध और शुक्र, मंगल, अवान्तर ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आकाश में परिव्राजक, उल्का, नभस्तूप, आकाशगंगा, सृष्टि और प्रलय, दिग्विजेता, विदेशी है, दिग्विजेता, भारतीय, अच्छा 2 है इसमें, यंत्र और वेधशाला इत्यादि इन विषयों का बड़े ही सूक्ष्मता से आपने प्रतिपादित किया है। आपने सिकाई के में अध्ययन किया कि किस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है तथा वह गोल नहीं चपटी नहीं गोल है। ऋतु परिवर्तन के कारणों को भी सचित्र प्रतिपादित किया है, जिसका सम्यक अध्ययन आप लोगों ने सिखाई में किया। तो इनकी छोटी छोटी पुस्तकें। अच्छा प्रश्न है, दर्शन कर प्रकाश डालिए, राजनीतिक जीवन में निबंध लिखिए, महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख जो इसमें है बस इसमें है, सारांश में है। भाषा शैली कैसी है, तत्सम संस्कृति शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रखंड हिंदी भाषी हैं और अंग्रेजी क्या है, फ्रांसीसी भाषाओं पे भी इनकी अच्छी पकड़। साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, लिखिए। ये इनकी कुछ उपयोगी पुस्तकों से इन्होंने सब कुछ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें आप कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। उसके बाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं दूसरी वीडियो।